हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका यही होता है कि सर सीटेट में लैंग्वेज फर्स्ट में मैं कौन सा रखूँ, लैंग्वेज सेकंड में कौन सा रखूँ। इन सारे बातों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि लैंग्वेज को क्यों रखा जाता है। लैंग्वेज को, इसमें दो लैंग्वेज को क्यों रखा जाता है। जैसे में आप सोचिए कि जिस क्लासरूम में आप जा रहे हैं वहाँ तो बहुत क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। हो सकता है वो नेपाल से आ रहा हो तो नेपाली भाषा जानता होगा, हो सकता है इस क्षेत्र से आ रहा हो जहाँ पे केवल अंग्रेजी बोली जाती है, हो सकता है उस क्षेत्र से आ रहा हो जहाँ केवल हिंदी बोली जाती है। और अगर आप हिंदी, इंग्लिश या नेपाली भाषा में उसको आप समझा देते हैं, यानी जो उसका लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में आप उसको समझाते हैं, तो बच्चे को क्या होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस इसी चीज को हल करने के लिए दो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप किसी भी एक वस्तु को डिस्क्राइब करें तो दो भाषा में इस्तेमाल करके उसे डिस्क्राइब करें तो बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे कि सर क्या मैं भोजपुरी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, या मैथिली जो है वो ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या नहीं ले सकती हूँ तो क्यों नहीं ले सकती हूँ। देखिए सीटेट जो एग्जाम होता है 20 लैंग्वेज के होते हैं। वो लैंग्वेज का टोटल नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो। अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हैं तो भी हम वहाँ पे इसका टोटल नाम वहाँ पे दे देंगे। लेकिन यहाँ पे भोजपुरी को इंक्लूड नहीं किया गया है, मैथिली को इंक्लूड नहीं किया गया है सीटेट के एग्जाम में। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये सेंट्रल का है, सेंट्रल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो भी ये लैंग्वेज है वो ज़्यादातर जो बोली जाती हैं उन लैंग्वेज को उन्होंने रखा है। आगे क्या होगा, कैसे अपडेट होगा, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सीटेट जो फॉलो कर रहा है, सीबीएसई जो फॉलो कर रही है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कौन सा भाषा लेना चाहिए। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं, पहला जो चीज होता है प्राइमरी होता है। कोई भी चीज पहला अगर काम किया जाए तो प्राइमरी होता है, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी होता है। लेके चलने वाला एक होता है यानी सेकेंडरी, एक प्राइमरी यानी पूरा अधिकार हो उस पर। तो आप खुद को जज कीजिए कि आप कैसे हैं। अगर आपको किसी भी भाषा, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या नेपाली हो या कोई भी भाषा हो, उस पर आपको अच्छी तरीके से पकड़ है, अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, तो आप उस भाषा को लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में, यानी पूरा प्राइमरी तरीके से उस पर पकड़ हो। दूसरा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, थोड़ा सा उससे हल्का होता है, थोड़ा सा। प्राइमरी हो गया यानी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम लेगा कि हाँ भाषा का इसमें क्या है, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ है, तो इनका एग्जाम भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, थोड़ा सा वो लोग हल्का करते हैं। पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, लेकिन पैटर्न पे चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद हम। को थोड़ा सा वो क्या होता है, हल्का होता है। तो आप लैंग्वेज फर्स्ट उसको रखिए जिसपे आपकी पकड़ हो। अब जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर लंबे लंबे इंग्लिश में देता है इसलिए मैं उसे सेकंड में रखता हूं। जी हाँ, अगर अंग्रेजी आप फर्स्ट लैंग्वेज में रखते हैं तो थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा कि उसके जो पैसेज होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। सेकंड में भी रखते हैं तो बहुत लंबे लंबे थोड़ा उसका पैसेज होते हैं। तो दोनों में देख लीजिएगा, पैसेज जो होता है वो लंबा होता है। लंबा होने के बाद आपको समझना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर उसके नहीं होते, समझ के उसके बाद आपको उत्तर देना होता है। वो आपका हिंदी हो या अंग्रेजी हो। संस्कृत को थोड़ा सा पेपर 1 में हल्का कर दिया गया है, पेपर 2 में थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है, लेकिन पेपर 1 में थोड़ा सा हल्का किया गया है। हल्का ये किया गया है कि संस्कृत का आप पैसेज पढ़ेंगे, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन में वाक्य या शब्दों को ढूंढना होता है, दोनों को मैच करा के उसका आंसर दे दिया जाता है। या ऑप्शन में भी जो ऑप्शन होते हैं उसको आप क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं उसको लेके उस ऑप्शन से, यानी जो आपका पैसेज है उसमें से दोनों का मिलान किया जाता है कि वो मिल जाता है तो वो आंसर हो जाता है। ये पेपर 1 के लिए। पेपर 2 इस बार 2018 का जो आया था थोड़ा सा हार्ड था, और अच्छा खासा हार्ड एग्जाम उन्होंने लिया है, टफ था यूँ कहें तो। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ आपने जाना कि किस तरह के प्रश्न होते हैं, कैसे आप जांचेंगे खुद को कि किस में आपका पकड़ है। तो प्रीवियस ईयर का बना के देखिए।
उससे आपका हल हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, क्या हम समझ पा रहे हैं लैंग्वेज की नहीं समझ पा रहे हैं, उसके अनुसार लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी सीटेट में आपके पेपर 1 हो या 2 हो, उसमें इंग्लिश के मार्क्स आपके कम आ सकते हैं। कम इसलिए आ सकते हैं क्योंकि उसका लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश का वो थोड़ा टफ होता है। ये मैं अपने मन से कर रहा हूँ, शायद आपको इजी लगे तो आप इंग्लिश ही लीजिए पेपर फर्स्ट में। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इंग्लिश बहुत ही मजबूत है, उनके लिए मैं कभी कुछ सलाह नहीं दूंगा, वो ले सकते हैं इंग्लिश। तो वहां पे लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है, इंग्लिश देखिएगा तो लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी लैंग्वेज हार्ड कर देता है, तो उसे आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न क्या है इसका, देखिए अगर बात किया जाए तो ये दो तरह के इसमें प्रश्न आते हैं, भाषा 1 में या भाषा 2 में, दोनों में दो तरह के प्रश्न आता है। एक आता है भाषा बोध गम्यता, जो 15 अंक के होते हैं। 15 प्रश्न होंगे, 15 अंक के। और पहले ये भी हम बता दें कि भाषा 1 30 टोटल क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा 2 भी होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 30 प्रश्न होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सीटेट में देखा जाए तो टोटल 150 प्रश्न होते हैं। 150 में भाषा 1 में 30 प्रश्न और भाषा 2 में भी 30 प्रश्न। इसमें 15 प्रश्न जो होते हैं भाषा बोध गम्यता, 15 प्रश्न होते हैं। इसमें होता क्या है, तो एक गद्य होता है, एक पद होता है। लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में आपका केवल एक चीज रहेगा, वहां कविताएं नहीं होती है। देखिए यहाँ एक दिया है, गद्य और पद्य दोनों दिया है, यानी एक कविता की चर्चा की गई है, एक गद्य की। तो यहाँ पे गद्य एक हो जाएगा, यानी आपका एक गद्य होगा या नाटक हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, एक कविता होगा, एक कविता दे दिया जाएगा, उसको बनाना होता है। लेकिन जब लैंग्वेज 2 में जाएंगे तो यही कविता नहीं होती, कविता का भी लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, तो उसे समझना पड़ेगा। इसलिए हम सलाह देते हैं कि पेपर 2 में आप इंग्लिश रखें, अगर इंग्लिश आपका मजबूत है तो, नहीं तो संस्कृत रखें। पेपर फर्स्ट में हम लोग प्रेफर हमेशा करते हैं कि आप हिंदी रखिए, क्योंकि हिंदी हम लोग की भाषा है, हम अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका ग्रामर भी अच्छा है। संस्कृत हम लोग इसीलिए पेपर 2 में सलाह देते हैं क्योंकि हिंदी का व्याकरण और संस्कृत का व्याकरण लगभग सेम ही होता है, आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत का मैचिंग वर्ड है, आप आराम से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए नहीं भी आप पढ़ते हैं तो भी आपका 10 से एवं मार्क्स 15 तक निश्चित ही आ जाएगा, बिना पढ़े हुए आप 2-3 प्रैक्टिस सेट बनाए आ सकता है। अब यहाँ पे आप जानेंगे कि इसमें होता क्या है, 2 अनुच्छेद होते हैं, एक गद्य होता है या नाटक होगा, दूसरा क्या होगा, कविता होगा, जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण, मौखिक योग्यता से प्रश्न होंगे। इसमें क्या क्या होगा, गद्य अनुच्छेद साहित्यिक होगा, वैज्ञानिक होगा, वर्णनात्मक होगा, तर्कमूलक हो सकता है, इस तरह के आपके गद्य हो सकते हैं। और इसमें जो प्रश्न होते हैं बोधगम्यता पे होगा, यानी किस तरह का बोध आपने समझा, फिर निष्कर्ष पे होगा, व्याकरण भी होता है, मौखिक योग्यता भी होता है। तो इसके आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे कुछ व्याकरण के, जिसके वीडियोस हम कमेंट बॉक्स में भी डालने की कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर वेबसाइट पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो वेबसाइट पे भी होगा। और यहाँ पे बातचीत ये है कि हम कैसे पकड़ बनाएंगे अनुच्छेद जो है उस पे। तो इसके लिए आपके 2 काम करना होगा। पहला काम करना ये होगा, सपोज कि आपने इसमें हिंदी लैंग्वेज रखा है, क्या रखा है आपने, हिंदी लैंग्वेज रखा है, हिंदी भाषा रखा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले काम कीजिए कि प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर, उसमें पैसेज जरूर होंगे, कविताएं जरूर होंगी, सारे को बना डालिए। सारे को क्या करना है, बना डालना है, आंसर मैच करा लेना है। कहीं कहीं हो सकता है आंसर गलतियां हो, लेकिन उसे बना डालिए। ऐसा कर दीजिए कि आपको समझ में आ जाए। उससे 2 चीजें की फायदा होता है, एक तो आपको लय बन जाता है, दूसरा आपको लैंग्वेज यानी भाषा समझ में आता है, तीसरा आपका व्याकरण भी ठीक हो जाता है, चौथा प्रीवियस ईयर में पूछा गया सीटेट का प्रश्न है तो इसी तरह से ही आएंगे, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये 3-4 जो प्रभाव हैं वो आपके माइंड पे डालेंगे और उसके बाद गलतियां न के बराबर होने लगेंगी। अगर आप इंग्लिश भी लेते हैं तो इंग्लिश में भी आपको यही काम करना है, आपको सेम जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं उसको बना डालना है, जितना है उतना। साथ में जो भी गाइड आप खरीदे हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं, पैसेज पढ़ना है, आंसर देना है।
पोएम पढ़ना है, आंसर देना है, कविता पढ़ना है, आंसर देना है, गद्य या नाटक पढ़ना है, आंसर देना है, ये लगातार करना है। इसके अलावा आप क्या करेंगे? तो इसके अतिरिक्त अगर आपने इंग्लिश चूज किया है लैंग्वेज फर्स्ट में, तो आप 6, 7 और 8, मैं कहूँगा 9, 10th का भी आप क्या कीजिए, बुक डाउनलोड कीजिए, एनसीईआरटी सीबीएसई का इंग्लिश मीडियम जो बुक होता है उसको डाउनलोड करने के बाद उसके जो लैंग्वेज दिए गए हैं, लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि जो भी उसमें गद्य या पद दिए हैं यानी पोएम दिए हैं या जो भी लेशन दिए गए हैं उसे पढ़िए और पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, फिर उसके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लास्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, बुक है तो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को हल करने का इंग्लिश मीडियम में ही हल करने का कोशिश कीजिए। अगर आप हल कर पाते हैं तो निश्चित ही अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये हुआ किसका उपाय? तो ये हो गया भाषा बोध गम्यता, जो पहले तरह के प्रश्न आते हैं वो चीज। इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, हिंदी का भी, तो हिंदी में भी आप हिंदी का 6, 7, 8 का बुक डाउनलोड कीजिए और उसके बाद जो भी वहाँ नाटक दिया है, गद्य दिया है, कविता दिया है, उसे बनाने का कोशिश कीजिए। 6 से लेकर 10 तक कोशिश कीजिएगा। उससे आपका 2-3 चीज़ आपका फायदा होगा। वहाँ पे आपके कुछ व्याकरण के भी आगे चल के प्रश्न मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपका जो भाषा है उस पर अच्छे तरीके से पकड़ बनेगा, अच्छे तरीके से बातों को समझ पाएंगे और उसका उद्देश्य भी समझ पाएंगे, निष्कर्ष वगैरह भी समझ पाएंगे कि क्या कहना चाहता है। इसके अतिरिक्त आप और भी जो वीडियोस हैं उसे जरूर देखें ग्रामर का, निश्चित ही आप सक्सेस होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी हो रही होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखेंगे हम भाषा विकास का अध्यापन कला। ये भी आते हैं 15 प्रश्न। ऊपर में हमने देखा 15 प्रश्नों का, एक 8 का होता है, दूसरा 7 का होता है, 8, 7, 15 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आया आपका इस 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में आपको ये पॉइंट काउंट कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 9 है। इसमें कुछ टॉपिक को डबल कर दिया जाता है। जैसे कभी कभी इसमें प्रश्न जो होते हैं चॉम्स्की से, वाइगोट्स्की से, पियाजे से पूछे जाते हैं, तो इन सारे को आपको समझना होगा। उन्होंने जैसे चॉम्स्की ने हुआ अधिगम को, अर्जन को समझाया। आखिर अधिगम है क्या? अधिगम का वास्तविक मतलब है सीखना, कुछ नहीं, सीखना। अगर आप सीख रहे हैं अधिगम है। यहाँ पे अर्जन आता है तो बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं कि स्कूल के वातावरण में जाके सीखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अर्जन भी हो जाता है। जैसे हम जैसे एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं, आपको बोलना कौन सिखाता है? स्कूल में जाके सीखते हैं? तो आप बोलिएगा नहीं, हम तो बोलना शुरू करते हैं तभी तो स्कूल में जाते हैं। बच्चा 1 साल से 2 साल में बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैसे होता है? ये समाज से हमें मिलता है, जो वातावरण में रहते हैं उस वातावरण से हमें मिलता है। आप कहते हैं इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन अगर आपको, मैं जहाँ इंग्लिश मैन रहते हैं, यानी जैसे इंग्लैंड में मैं भेज दूँ, वहाँ पे आप अंग्रेजी ही सीखेंगे जब बचपन से मैं भेज दूंगा तो, क्योंकि वहाँ नमक नहीं बोला जाता, वहाँ साल्ट बोला जाता है, तो वो चीज़ आपका चेंज हो जाएगा। तो ये अर्जन हुआ। ये क्या हुआ? अर्जन हुआ, अर्जित किया उसने। क्या किया? चारों तरफ से लिया और अर्जित किया, अपने अंदर डाल लिया। तो भाषा देखा जाए तो अर्जन किया जाता है, अर्जित किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मतलब थ्योरी है, इस पे बहुत सारी चर्चाएं, इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। लेकिन नाम जो मैंने बताया, वाइगोट्स्की हो, चॉम्स्की हो, पियाजे हो, इसको देखने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। अगर आप इसे देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद आपका आता है भाषा अध्यापन के सिद्धांत। को ये जो सिद्धांत है भाषा अध्यापन के, उसे देखना पड़ेगा आपको। सिद्धांत कि क्या ध्वनि का सिद्धांत है, ध्वनि में क्या क्या चेंजिंग आते हैं, इस तरह के बहुत सारे सिद्धांत हैं। आप जो भी गाइड करते हैं उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी जरूर कहूँगा कि ये सारे जो प्रश्न आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इसको हल करने के लिए आपको मैं कहूँगा, जैसे आपको हिंदी बुक आपने डाउनलोड किया तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए। जैसे 1 to 5 का है, 1 से 8 तक बुक डाउनलोड कीजिए। कितना डाउनलोड कीजिए? 1 से 8 तक बुक डाउनलोड कीजिए। आप भाषा 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे भाषा 2 की, जो भी आपका लैंग्वेज है उससे संबंधित आप बुक डाउनलोड कीजिए। 1 से लेकर 8 तक डाउनलोड कीजिए। किसका? जो भी आपका भाषा है। जैसे भाषा 1 में आपने हिंदी बुक लिया,
हिंदी लैंग्वेज लिया तो उसे क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी बुक क्लास 1 से लेकर 8 तक का बुक हिंदी का डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ बातें शिक्षकों के लिए कही जाती है कि शिक्षक को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन सारे बातों को पढ़ें आप। कभी कभी पाठ में देता है और लास्ट में नीचे में निष्कर्ष के बारे में कुछ लिख देता है कि ये चीज ऐसे तरीके से समझाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आते हैं इसी में भाषा विकास का अध्यापन कला में। भाषा का विकास कैसे होता है, उसका अध्यापन क्या क्या होता है, किस कले की तरह से, किस कौशल की तरह से भाषा का विकास किया जा सकता है, इन सारे चीज़ों का चर्चाएं होती हैं। तो वो चीज़ आप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे, एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएंगे। तो पहला काम आपका बुक डाउनलोड करना हुआ। बुक कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी के ऐप में मिल जाएगा। और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा चीज़ आपको व्यवस्थित वेबसाइट में मिले। वर्किंग कर रहे हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तो आप बुक उसे जरूर डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ पे आपने डाउनलोड किया, फिर शिक्षकों के लिए जो बातें कही गए उसे आपने पढ़ा कर देखेंगे कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूं ही हल हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए भी सेम है, संस्कृत भी है तो उसके लिए भी सेम है। तो आपको करना क्या है, सपोज कि आपने इंग्लिश लिया है, ये तो हिंदी के मैंने उसके बारे में बताया, तो दूसरा आपने इंग्लिश लिया, इंग्लिश का भी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के एनसीईआरटी बुक इंग्लिश का डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए फॉर टीचर्स के लिए लिखा हुआ आता है, जब लेसन खत्म होता है ठीक उसके बाद लिखा हुआ होता है, उसको केवल पढ़ते हुए चले जाइए, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, निश्चित ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसके लिए प्रीवियस ईयर भी आपको देखना चाहिए। इसके बाद आगे है जो भी सिद्धांत है उसमें सिद्धांत वगैरह भी बताया गया है। सुनने और बोलने की भूमिका, जो भी सुनने और बोलने की भूमिका है वो भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी यूज उसका क्या है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। यहां आपके अप्लाइड मोड के प्रश्न, यानी इस पॉइंट पे अप्लाइड मोड के प्रश्न 2-3 आ जाते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अप्लाइड मोड के लिए जो भी विगत वर्ष से पूछे हुए आ रहे हैं उन प्रश्नों को हल करके देखिए कि किस लय में उन्होंने प्रश्न पूछा है, उसी तरह के होते हैं। इसके कुछ उपाय भी हैं जो हमने साइकोलॉजी में डिस्कशन किया है, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से शब्द होते हैं जिन्हें हमें पकड़ना होता है। इसके बाद अगला है मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका एवं निर्णायक संदर्भ। देखिए यहाँ पे जो आता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। एक तो संप्रेषण आता है। आप पूछेंगे संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण में एक तरह का बातचीत क्या होता है? तो जैसे मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं, समझने के बाद आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, रिप्लाई दीजिएगा। तो ये एक संप्रेषण का क्रिया पूर्ण रूप से संपूर्ण हुआ। या लाइक बटन दबाइएगा या मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर ये अच्छा लगा वीडियो, चाहे ये कमी था, चाहे ये सर कहां से मैं क्या करूं। तो ये संप्रेषण का पूरा प्रक्रिया संपूर्ण हुआ, ये नहीं संप्रेषण हुआ, उसका कैसे उन्होंने प्रयोग किया, ये सारा चीज आया। उसमें व्याकरण की भूमिका भी आती है। यानी अगर मैं बिना व्याकरण का या उल्टा सीधा बोलूं, आपको समझ में आएगा? मैं यहाँ चाइनीज बोलने लगूं, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। संप्रेषण में होता क्या है, तो यहाँ पे एक आते हैं बोलने वाले, एक होता है सेंडर, दूसरा क्या होता है, एक माध्यम होता है, यानी जिस माध्यम से वो बोलते हैं, ये माध्यम हो गया आपका। माध्यम के बाद तीसरा कौन होता है, रिसीवर होता है। तीसरा हो गया आपका रिसीवर। यानी मैंने क्या किया, मैं सेंडर हूं, इंफॉर्मेशन लिया मैंने, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आज मैं बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन लिया, ये एस लिख दिया मैंने सेंडर, फिर इंफॉर्मेशन लिया, फिर क्या हुआ, एक माध्यम के थ्रू, यानी एक माध्यम मैंने यूज किया, लैंग्वेज यानी भाषा मैंने यूज किया, इस माध्यम के थ्रू क्या किया मैंने, आपके पास भेजा, तो आप क्या हो गए, रिसीवर। मैं हूं सेंडर और आपके पास मैंने भेजा किसी माध्यम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, तो आपने क्या किया, उसे रिसीव किया। रिसीव करने के बाद अगर आपको समझ में आया है तो क्या करेंगे आप,
मुझे फीडबैक देंगे। क्या देंगे आप? फीडबैक देंगे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, चाहे ये कमी था, चाहे ये छूट गया। तो ये क्या हुआ, पूरा एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपका पूर्ण हुआ। तो इसी चीज को कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। अगर मैं चाइनीज बोलूं, ये माध्यम में गलत बोलूं या चैनल में गलत उठाऊं या उस चैनल को उठाऊं जिससे आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो आप क्या रिसीवर सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। कोई यहीं पे ये त्रुटि हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो इसका मतलब संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ। तो ये जरूरी है संप्रेषण। इसमें व्याकरण का क्या इस्तेमाल है, ये चीज क्या होता है। अब लिखित रूप में भी विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है, अब लिखित रूप में भी लिपि की चर्चा होती है। अब लिपि समझना बहुत जरूरी है। लिपि में क्या होता है कि किस लिपि को किस तरीके से लिखा जाता है, इसके लिए एक तो महत्वपूर्ण वीडियो जरूर होना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लिपि का एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो दें, जिसके बाद लिपि से संबंधित हमेशा एक प्रश्न आता है और आप गलतियां कर देते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि गलती ना हो। लिपि होता क्या है? लिपि मीन्स क्या हुआ, भाषा को, कोई भी भाषा हो उसको लिखने का जो जरिया होता है वो लिपि में होता है, जिसमें लिखा जाता है वो लिपि होता है। जैसे हिंदी के लिए क्या होता है, हिंदी के लिए आपका देवनागरी होता है। इसके अलावा इंग्लिश का क्या होता है, रोमन होता है। लेकिन बहुत सारी भाषाएं एक लिपि में लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे भाषा और बोली में भी अंतर है। अब ये चर्चाएं तो बहुत लंबी हो जाएगी, भाषा बोली में भी अंतर है, इसकी बात हम कभी करेंगे, लेकिन अभी चर्चा हो रही लिपि को। लिपि में क्या होता है, कोई अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर बदल के बाद आप लिख सकते हैं, ये चीज आता है कि जी हाँ ये सही होता है। क्यों सही होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे RAM, राम, मेरा नाम लिखना हो तो राज आप लिख सकते हैं, राज का चैनल, तो कैसे लिखें? RAJ, राज के का चैनल लिख देंगे आप। यानी मेरी हिंदी वाली भाषा को आप अपनी रोमन लिपि में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? थोड़े से फिर बदल के बाद लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिसका डिस्कशन हम करेंगे, कभी लिपि में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एक रहते हैं, निश्चित रहते हैं, तो वहां पे एक गेन कर सकते हैं। इसके आगे है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिगम अक्षमता से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, उसके लिए आपको एक अधिगम अक्षमता का मेरा वीडियो है, उसे देखना चाहिए। अब इसमें है भाषा की कठिनाइयां, कौन कौन सी कठिनाइयां बच्चों को आता है, किस तरह का त्रुटियां करते हैं, उन इसमें प्रैक्टिकल टाइप के यानी अप्लाइड मोड के प्रश्न आ जाएंगे कि जो बच्चे गलतियां करते हैं उसे ढूंढना चाहिए, ढूंढ के उन्हें ये कहना चाहिए कि तुमने ये गलत किया है, ये ठीक है, जी नहीं ये गलत है। इस तरह के अप्लाइड मोड के प्रश्न आते हैं, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, एक भिन्न कक्षा है उसमें किस तरह का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। भिन्न कक्षा में बहुभाषिक कक्षा होगा, उसमें किस तरह की चुनौती आती है, क्या वो अच्छा है या संसाधन के रूप में काम करता है। ये संसाधन वाला शब्द याद रखिएगा। बहुत सारी भाषाएं होंगी, बहुत संस्कृति होगी, तो ये क्या होगा, एक संसाधन के रूप में काम करता है। यही प्रश्न ज्यादा आते हैं। भाषा कौशल, अब भाषा कौशल पे तो लंबा चर्चा हो जाएगा, इसे जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी कौशल है। इसके आगे है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये मुख्य रूप से हैं। और ये कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको आपको देखना होगा कि पहले बोलता है बच्चा, कि सुनता है, कि पढ़ता है, कि लिखता है, ये किस स्टेप में होता है और ये क्या क्या होते हैं, इससे क्या फायदा होता है, कैसे बच्चा सीखता है, इस सब का चीज आपको देखना पड़ेगा। साथ में मूल्यांकन, जो भी प्रवीणता है यानी जितना समझ है और जो प्रवीणता है कितना प्रवीण हुआ, उसका मूल्यांकन भी करना। किस संदर्भ में? तो बोलना, सुनना, पढ़ने, लिखने के संदर्भ में। इसके बाद अगला है अध्यापन अधिगम सामग्रियां, जो भी सामग्रियां हैं जैसे पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषीय संसाधन। ये देखिए बहुभाषीय संसाधन के रूप में होता है, ये पॉइंट दे दिया गया है और इसी से संबंधित 2-3-4 बार प्रश्न आया हुआ है और संस्कृत में भी इस साल 2018 में प्रश्न है, तो इसे जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं कि बहुभाषी क्या है, एक संसाधन के रूप में काम करता है। और भी बहुत सारी सामग्रियां हैं, पाठ्य पुस्तक है, मल्टीमीडिया है, और ये मल्टीमीडिया सामग्री है कि इसका भी कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या क्या फायदे पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, ये फायदे ही पहुंचाएंगे। और इसमें कौन कौन सी सामग्री, तो श्रव, दृश्य श्रव सामग्री होता है, दृश्य सामग्री होता है, तो ये इसके उदाहरण भी आपको देखने चाहिए। और इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होता है,
जैसे में पोर्टफोलियो वगैरह से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो उसे भी आपको देखना चाहिए कि वो क्या होता है। पोर्टफोलियो, देखिए किसी भी चीज़ का पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरह से उसका एक निचोड़ होता है, एक मूल्यांकन करने का निचोड़ होता है, सारा चीज़ से उससे गेन कर लिया जाए कि उसका वास्तविक रूप से वो क्या है, ये पोर्टफोलियो होता है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और हमने एक लाइव वीडियो बनाया था, उसमें पोर्टफोलियो के बारे में बताया भी था। इसके बाद है उपचारात्मक अध्यापन, यानी बच्चे में त्रुटि है तो किस तरह से उसका उपचार करेंगे, कौन कौन से उपचार के तरीके होते हैं, समस्यात्मक बालक है या कुछ भी बालक हो, उसमें किस तरह के प्रॉब्लम हैं तो उसका उपचार कैसे करेंगे, क्या क्या वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम है, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसे भी आपको देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यही टॉपिक को आपको देखना तो है, लगभग कुछ पॉइंट तो मैंने डील कर दिया, लेकिन कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, एक वीडियो में हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हम बता भी नहीं पाएंगे। ये केवल सिलेबस को समझाने का मेरा था कि आज मैं सिलेबस समझा दूँ आपको, ताकि आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं हो, आपको पता तो चले कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद मैं यहाँ कहूँगा कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपकी इंग्लिश भी है लेकिन पकड़ नहीं है, कविता वगैरह प्रीवियस ईयर का बना के देख लीजिए, पोएम वगैरह, तो उसको हल नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ पेपर फर्स्ट में हिंदी को ही रखिएगा, और हिंदी पे हमारे बहुत सारे वीडियोज़ आ चुके हैं। लैंग्वेज 2 में हम लोग संस्कृत को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपका भाषा इंग्लिश है और अच्छे तरीके से समझ में आता है तो इंग्लिश आप रख सकते हैं। यहाँ देखिए भाषा 2 है, ये 30 मार्क्स के होते हैं, 15 ये होते हैं और 15 ये होते हैं। इसमें बस थोड़ा सा अंतर यही है कि ये थोड़ा सा हल्का होता है, और इसमें जो अनदेखे गद्य भाग होते हैं, यानी इसमें कविता नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये हल्का होता है, यानी 2 पैसेज होंगे उसी को आपको हल करने होंगे, तो वो थोड़ा सा आपका मतलब हल्का हो जाएगा। अगर इंग्लिश का देखा जाए तो वो बहुत फॉरेन लैंग्वेज की तरफ से कविताएं वगैरह होती है, तो वो थोड़ा टफ हमको लगता है, तो इसलिए हम यही प्रेफर करेंगे कि 2 गद्य रहेंगे तो आराम से आप पढ़ के हल कर सकते हैं। संस्कृत में भी आप सेकंड लैंग्वेज लें, उसी तरीके से हल करना होता है। सेम इसका पॉइंट वगैरह देखेंगे इसका तो सेम है, 15 प्रश्न आते हैं और टॉपिक सबका सेम होता है, लेवल थोड़ा सा लो होता है, बाकी सब टॉपिक सेम है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा कि सारे चीज़ें को मैंने समझा दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं कहूँगा एनसीईआरटी बुक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। फॉर टीचर जो कहा जाता है उसे ज़रूर आप एक बार देख लीजिए। फॉर टीचर, ये टीचर के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो ये नीचे वाला लगभग पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। और कुछ अर्जन और अधिगम से संबंधित लेसन है उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। भाषा से संबंधित, भाषा कौशल से संबंधित कुछ आते हैं, उस टॉपिक को भी आप डील कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अनुच्छेद वगैरह का मैंने उपाय बता दिया है। बस यही जो पूरे वीडियोस में मैंने बताया है, को पूरा को निचोड़ अपने कंसेप्ट माइंड में बैठा लीजिए। माइंड में बैठाने के बाद उसे कार्य में लगा दीजिए। ये माइंड में बैठाने के बाद छोड़ मत दीजिए कि ये तो हम पूरा चीज़ समझ गए, यही करना है, नहीं, उसे लागू कर दीजिए और कार्य में ढालना शुरू कर दीजिए। एक दिन की पढ़ाई से नहीं होता है, डेली प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और अच्छे मार्क्स से आप पास हो पाएंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ गलती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी हमें बताएं कि आपको और किस तरह के चेंजिंग चाहिए, किस तरह के वीडियोज़ चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।